अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद नासिर शाद अगली लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इससे पहले कि हम अपने लेक्चर पर बात शुरू करें, हमारा असाइनमेंट जो है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन है। लेकिन हमने जो लास्ट लेक्चर लिया है वो लेक्चर में हमने टैक्सेशन पे डिलीवरी दी थी। उस डिलीवरी के दौरान हमारा जो टॉपिक है इनकम टैक्स, उसके ऊपर हम डिलीवरी नहीं दे सके थे, वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो हमारा इस वक्त जो डिलीवरेंस है उसमें हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे रिकैप और इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन, एंड देन विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, एंड बिफोर दैट हम रिकैप इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन की बात करेंगे। व्हाट आई कैन रिकॉल, और मैं जो मुझे याद में है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज टैक्सेशन? लेट्स हैव अ वेरी क्विक व्यू ऑफ दिस। Mandatory charge for public services and revenue. Again, type of taxes: direct, income, property, and corporate. Indirect tax: sales tax, VAT, excise. Income tax in Pakistan: 32.1% of tax revenue. Individual rate 5 to 35%. Corporate rate is 29%. Challenges and reforms की जब हम बात करते हैं तो वहाँ evasion, complexity, narrow base, digital system rate, rationalization, expanded tax base. Purpose of taxation: revenue generation, economic regulation, wealth distribution, redistribution, behavior modification. Tax structures: tax structures में आता है progressive, higher income, higher rate; regressive, lower income, higher burden; proportional, same rate for all. Tax filing and authorities: deadline 30th September, administered by Federal Board of Revenue. Enforcement, audit, compliance. Benefits of being a tax filer: lower withholding rates, improved credit access, visa facilitation, refund eligibility. Now we come to our next is introduction to income tax. Income tax is a direct tax charge on the income on profits earned by individuals and businesses, collected by the government to refund essential public goods and services. इनकम टैक्स में दो किस्म के टैक्सेस हैं जो हम लागू करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स के जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन पे चार्ज किए जाते हैं जिनको जिनकी इनकम प्रॉफिट की अर्निंग होती है, और वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और बिजनेसेस भी हो सकते हैं, यानी जो कारोबारी लोग हैं वो भी हो सकते हैं और फर्द वाहिद भी हो सकते हैं। ये और इसके अलावा ये गवर्नमेंट की कलेक्शन है और एसेंशियल पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और ये फंड किए जाते हैं। दिस टैक्स फॉर्म्स ए क्रूशियल पार्ट ऑफ कंट्रीज रेवेन्यू सिस्टम, यानी ये टैक्स का जो कलेक्शन का ये पूरा प्रोसेस है इनकम टैक्स का, जो कि टैक्सेशन का हिस्सा है, वो इसलिए फंक्शनल है कि वो
एक नागुजीर रेवेन्यू सिस्टम जो कि कंट्री से बिलोंग करता है, मुल्क से ताल्लुक रखता है, और enabling the government enable the government to invest in infrastructures। और ये जो कलेक्शन आती है वो मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट कर दी जाती है। हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर दी जाती है, एजुकेशन और डिफेंस में इन्वेस्ट कर दी जाती है, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स में भी इन्वेस्ट कर दी जाती है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ थ्रू टैक्सेशन, जो 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 टैक्सेशन के थ्रू जो हमारी वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको अब रीडिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी देते हैं, कि ऐसी वेल्थ जो हमारे पास रखी हुई तो है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर जब टैक्स क्लेम कर लेती है उसके बाद वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनकम टैक्स हेल्प रीडिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस के ऑलरेडी अवेलेबल वेल्थ को टैक्सेबल करके और उससे जो रिकवरी होती है उसको फिर उसी वेल्थ को गवर्नमेंट वेल्थ के हैसियत से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनकम टैक्स हेल्प्स प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल इक्विटी। इनकम टैक्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के काम आता है, यानी इकोनॉमी को स्टेबल करने के काम आता है, और सोशल यानी आपके जो सोशल इक्विटी के काम आता है, सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए सस्टेनेबल एंड प्रॉस्परस सोसाइटी फॉर ऑल सिटीजन्स। ऐसी डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है सस्टेनेबल के जो प्रॉस्परस सोसाइटी फॉर ऑल सिटीजन्स को सस्टेन करती है। नाउ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन पाकिस्तान। दिस ऑल वी आर, हम ये तमाम वो चीजें हैं जो इनकम टैक्स से मुतालिक जिस पर बात कर रहे हैं। In 1948 Act, the Income Tax Act became effective on April 1st, 1948, establishing tax laws. ये 1948 में टैक्स लॉस इस्टेब्लिश किए गए थे और अप्रैल 1 इसकी डेट थी, और इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया था 1948। इसी साल में इनकम टैक्स एक्ट भी लागू कर दिया गया था। सिस्टम एवोल्यूशन एंड एफबीआर एक्ट 2007। सिस्टम एवोल्यूशन एंड एफबीआर एक्ट 2007। अब इसमें थोड़ी तफसील आ रही है, इस तफसील में हम मजीद डिटेल में जाएंगे ताकि इसको समझने में आसानी रहे। Several reforms improved compliance and revenue over the decades. Reforms कहते हैं ऐसी तब्दीलियां जो पूरे सिस्टम में चेंज ले आए, तब्दीलियां आ जाएं पूरे सिस्टम में, और उससे कंप्लायंस या जो हमारा जो सिस्टम है वो उसके कंप्लायंस में इंप्रूवमेंट आ जाए। और इसको रेवेन्यू में कई कई यानी दहाइयों से ये चीज देखी जा रही है कि रिफॉर्म्स जो हैं वो कंप्लायंस और एंड रेवेन्यू ओवर द डिकेड्स, ये हर चीज ऑब्जर्व की जा रही है डिकेड्स। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज रीनेम्ड द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नाउ अब जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रीनेम कर दिया। उसको टैक्सेबल इनकम, taxable income refers to the total amount of income that is subject to income tax. This includes earning from employment, business, investment and other sources. यहाँ हमें सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करनी है कि व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं किसको? ऐसी आमदन क्या है जिस पर हम हुकूमती टैक्स लागू करते हैं। तो उसमें से इंक्लूड करती है एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोग जिनको सैलरीज मिल रही होती हैं वो एम्प्लॉय की हैसियत से जो उनकी अर्निंग होती है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लागू करती है। बिजनेसेस के अंदर इंडिविजुअल्स बिजनेसेस करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जिसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज कहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऐसी कंपनीज जिनकी शेयर होल्डिंग होती है मार्केट में, उनको आप कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके जाते हैं। और जो हमारे मेंबर्स की यानी टोटल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, और वो मिलके
मोर देन 7 पार्टिसिपेंट्स या बिजनेस के जो कंसर्न्स हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो इट इज नेसेसरी कि जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वो सोर्सेज हैं एंड अदर सोर्सेज जिसकी बात हमने की, सोर्सेज ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। नाउ वी कम टू दोज सोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल इन पाकिस्तान आर सैलरीज एंड वेजेस, business income, rental income, capital gains, and dividends. Salaries and wages, as I have already told you, कि people who are earning तनख्वाहें और मजदूरी जो हमारे मेहनत कशों को मिलती है, वो है सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। बिजनेस इनकम वो इनकम है जो बिजनेस करके, कारोबार करके कमाई जाती है, और उस बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स लागू किया जाता है। रेंटल इनकम इज दैट आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को जब रेंट आउट करते हैं, वेदर दैट इज ए हाउस, वेदर कमर्शियल सेंटर है, इनको जब आप रेंट आउट करते हैं तो उस पर आपको रेंटल इनकम मिलती है। वो रेंटल इनकम, उस पर ये इनकम टैक्स लागू करते हैं। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स अभी आजकल के दौर में कैपिटल गेन्स एक ऐसा इनकम टैक्स का सोर्स है जिसके ऊपर काफी काम हो रहा है। और कैपिटल गेन्स जो है हमारे, वो जितनी प्रॉपर्टी सेल होती है या शेयर्स की कारोबार होता है, वहां पर हम देखते हैं कि उसकी रिकवरी जो हमारी हो रही होती है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। और डिविडेंड, शेयर के कारोबार में और शेयर के प्रॉफिट्स में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, और वो डिविडेंड हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं सोर्स ऑफ इनकम, और सोर्स ऑफ इनकम पर दैट इज टैक्सेबल। इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स इन पाकिस्तान, यानी इनकम टैक्स की अफादियत पाकिस्तान में क्या है। मेजर रेवेन्यू सोर्स, फंडिंग पब्लिक सर्विसेज, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पहला है मेजर रेवेन्यू सोर्स, यानी इनकम टैक्स जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल रेवेन्यू सोर्स है। इनकम टैक्स अकाउंट्स फॉर 32.1% ऑफ पाकिस्तान टैक्स रेवेन्यू, यानी इनकम टैक्स जो है वो अकाउंट करता है 32.1% ऑफ पाकिस्तानी टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स के थ्रू आती है। 3.7 ऑफ जीडीपी। इट इज वाइटल फॉर फंडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। ये जरूरी है कि जो गवर्नमेंट के खर्चात हैं उनको फंड करने के लिए इनकम टैक्स ये कलेक्शन जरूरी है। और कहाँ से होती है? फ्रॉम सोर्सेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 5 सोर्सेज हैं। फिजिकल स्टेबिलिटी थ्रू enhanced compliance and a broader taxpayer base. And physical stability through enhanced compliance and a broader tax base. किसी चीज को स्टेबल करने के जरूरी है कि उसकी बुनियादों को मजबूत बनाया जाए। उन बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए हमने एनहेंसमेंट की है कंप्लायंस में, एंड ए ब्रॉडर टैक्स पेयर बेस, दोनों में हमने इसकी एनहेंसमेंट की है, और ब्रॉडर टैक्स बेस पर हमने इसको एनहेंस कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है, फिजिकल स्टेबिलिटी, वो बेहतर हो जाती है, और वो इसकी कंप्लायंस को भी इंश्योर करती है। फंडिंग पब्लिक सर्विसेज, इनकम टैक्स रेवेन्यू सपोर्ट्स हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेफ्टी। सोशल सेफ्टी नेट, efficient collection,
फंडिंग पब्लिक सर्विसेज, इनकम टैक्स रेवेन्यू, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा एक एक, एक मैसेज ले रहा था। इनकम टैक्स revenue support healthcare, education, infrastructure, and social safety net. Efficient collection ensures ongoing investment in these sectors, fostering in economic growth and welfare. इनकम टैक्स की कलेक्शन से जो रेवेन्यूज हमारे पास आते हैं वो सपोर्ट करते हैं हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेफ्टी नेट्स. Efficient collection ensures ongoing investment in these sectors, fostering economic growth and welfare. इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए the more we put in and support healthcare, education, infrastructure, and social safety nets, efficient collection ensures ongoing investment in these sectors, fostering economic growth and welfare. तो मोर जितनी ज्यादा ये हम इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स की रेवेन्यू सपोर्ट को इन डिफरेंट एरियाज में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल सेफ्टी नेट्स में यूज करेंगे, इससे एफिशिएंट कलेक्शन इंश्योर होगी. क्योंकि ये वो हेल्पफुल टूल्स हैं, वो हमारी मददगार हथियार कह सकते हैं आप, या गैजेट्स कह सकते हैं, कि जो हमें मदद करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को इन एडवांस एवेलुएट कर लेते हैं. बहुत सारी कलेक्शंस को हम इन एडवांस देख लेते हैं कि हमारी कलेक्शन सही हो रही है, नहीं हो रही है. अगर नहीं हो रही तो उसको कैसे ठीक किया जाए. तो उसके लिए अलर्ट्स थ्रू आवर सेफ्टी नेट्स हैं, सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंजेस हैं, एजुकेशन में, हेल्थ केयर, फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्फेयर. Civic responsibility. Paying income tax is a legal and civic duty. ये कानूनी है कि आपको टैक्स पे करना है, और ये एक सिविक ड्यूटी है, यानी हर पाकिस्तानी जो सिटीजन है पाकिस्तान का, ये उसकी ड्यूटी है. दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल होने में मदद देती है. A culture of compliance builds transparency, and if compliance is proper and it is cultured, then builds transparency. It will automatically form a arena where you can, all the doings are transparent, all the action that you take are transparent, there is nothing hidden, contributing to Pakistan's development, जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा लेती है, कंट्रीब्यूट करती है. बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए टैक्स फाइलर. हमारे मुल्क में फाइलर एंड नॉन फाइलर्स दो कैटेगरीज फॉल करती थी एक साल पहले तक. अब एक इनिशिएटिव फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये लिया कि कोई भी नॉन फाइलर नहीं हो. जिन लोगों ने टैक्स पे किया है वो सारे फाइलर हैं. अगर वो नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे नहीं करेंगे, वो सब के सब फाइलर्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और वो लोग को समन जारी हो जाएगा, नोटिस जारी हो जाएगा कि आप आके अपना टैक्स फाइल करें, क्योंकि लास्ट मंथ ईयर में आपने टैक्स फाइल किया. तो इन दोनों में से सिर्फ ये बताने के लिए कि टैक्स फाइलर को क्या फवायद है, हम कुछ एरियाज में जाकर इसको सर्च करेंगे, कुछ एरियाज में जाकर इसको स्टडी करेंगे. तो लोअर टैक्स रेट्स. फर्स्ट इज लोअर टैक्स रेट्स. Filing your taxes regularly allows you to benefit from reduced tax rates on key financial activities. अगर आप तसलसल के साथ अपना टैक्स पे करेंगे तो बेनिफिशियल हो जाएगा.
रिड्यूस टैक्स रेट्स के ऊपर ऑन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज. Filing your taxes regularly allows you to benefit from reduced tax rates on key financial activities. तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज, क्योंकि आप इसकी टैक्स पेमेंट की में रेगुलर है. रेगुलरिटी जो है, रेगुलर होना जो है, वो आपको इन एक्टिविटीज में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आपको फायदा पहुंचाएगा. मिसाल के तौर से कोई टैक्स है जिस पर नॉन फाइलर जो है वो 2% दे रहा था, तो फाइलर 1% देगा. ये उस सूरत में था जब आप नॉन फाइलर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे फाइलर्स की तरफ, कि आप फाइलर्स में आ जाए तो आपको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे. ये एक बार इट वाज वन ऑफ द बेनिफिट्स जो हमारे प्रीवियस पॉलिसी थी. अब देयर इज नो अदर वे देन टू पे द टैक्स, including bank transactions, property purchases, and vehicle imports. These lower rates can result in significant savings and improve your overall financial health. तो ये जो आपकी एक्टिविटी है, जो रिड्यूस, आप जो बेनिफिट मिल रहा है आपको रेगुलर टैक्स पेमेंट की शक्ल में, और रिड्यूस टैक्स रेट आपको मिलता है, प्लस आप बैंक ट्रांजैक्शंस में आपको फायदा मिलता है, प्रॉपर्टी परचेजेस में आपको फायदा मिलता है, एंड व्हीकल इंपोर्ट्स में आपको फायदा मिलता है. These lower rates can result in significant saving and improve your overall financial health. तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फाइलर को इतने बेनिफिट्स मिलते हैं इन तमाम एरियाज में कि उससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, जो आपकी सेहत है, जो आपकी, उसके हिसाब से आपको काफी फायदा मिलता है. इट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर यू. इम्प्रूव्ड क्रेडिट स्कोर. नाउ कम्स द पॉइंट दैट हाउ कम credit score is improved by becoming a filer. तो वो ये कहते हैं कि कंसिस्टेंट टैक्स फाइलिंग डेमोन्स्ट्रेट्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट एजेंसीज एंड लेंडर्स. कंसिस्टेंट, तवातुर के साथ अगर आपने टैक्स फाइल कर रहे हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं टू क्रेडिट एजेंसीज एंड लेंडर्स, और वो एजेंसीज और लेंडर्स जो हैं उनको आप क्रेडिट की शक्ल में रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू ए स्ट्रॉन्गर एंड क्रेडिट स्कोर. तो ये जो कंसिस्टेंट, एक तवातुर के साथ टैक्स फाइलिंग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं टू क्रेडिट एजेंसीज एंड लेंडर्स, कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रॉन्गर क्रेडिट स्कोर्स. तो फाइलर्स जब अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपको उसका क्रेडिट स्कोर मिलता है. दिस क्रेडिट स्कोर से मुराद ये होता है कि आपकी क्रेडिट सीलिंग का पता चलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा हो जाता है कि दे आर क्रेडिबल और नॉट. तो डिसीजन मेकिंग में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको मदद मिलती है, और वो कहते हैं कि एज दीज आर फाइलर्स एंड दे आर फाइलिंग देयर टैक्स, इनकम टैक्स टाइमली, देयरफॉर इनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए. एंड बेटर इंटरेस्ट रेट्स फैसिलिटेटिंग पर्सनल एंड बिजनेस ग्रोथ. और उनको बेटर इंटरेस्ट रेट देते हैं ताकि पर्सनल और बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ के लिए उनको फायदा मिले. किनको? फाइलर्स. Refund claims. Another factor for filer is that tax filers who have overpaid taxes through withholding or advance payments are eligible to claim refund from the government. This ensures that you do not lose money unnecessarily and can recover excess amount paid during the tax year, enhancing your cash flow. Again, it's a matter of responsibility. The taxpayer or filers who have filed income tax and the withholdings and advances are to be claimed as a refund by them
it's easier for them to get the refund because, again, the word consistent. The consistency shows that this fellow or this income taxpayer has been consistent while showing the withholding tax claims, and now it is interconnected, and all the withholding payments that a taxpayer or filer do is reflected in the system, and they can see that how much amount has been withheld within the system. तो वट एवर एडवांस पेमेंट है और विदहोल्डिंग है, तो ये क्या करते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स जितना भी होता है उसके अगेंस्ट में एक रिफंड क्लेम करते हैं। वो रिफंड क्लेम जब करते हैं तो गवर्नमेंट उनको फौरी तौर से रिफंड कर देती है, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है वो नहायत क्लीन है और जो उनके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो रिफंड्स उनको फौरी तौर से मिल जाते हैं। टू इंश्योर दैट यू डू नॉट लूज मनी, सो दैट आपका जो रिफंड क्लेम बन रहा है वो आप लूज ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स सही तरीके से पे कर रहे हैं एंड यूर अ टैक्स पेयर unnecessarily and can recover excess amount paid during the tax year, enhancing your cash flow. तो जब वो आपको रिफंड कर देते हैं तो वो आपकी जो कैश फ्लो है उसको बेहतर कर देता है, क्योंकि आपको रिफंड्स मिल जाते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडिशनल फाइलिंग एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, यानी जो गुफ्तगू हम अभी तक कर चुके हैं फाइलर्स के बारे में, उसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फाइलिंग से फायदा या चैलेंजेस प्रोवाइड करती, जिसको आप मुकाबले की शक्ल कहते हैं कि मुकाबला होना चाहिए कि हम फाइलिंग के सिलसिले में क्या कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी इन लोन्स, ये अदर देन एडिशनल, वो अदर देन दोस्त जो हमने अभी पढ़ा है उसके अलावा ये है जिसमें प्रायोरिटी इन लोन्स। टैक्स फाइलर्स बेनिफिट्स फ्रॉम expedited loan processing. Tax filers benefit from expedited loan processing and approvals as financial institutions view them as more reliable and credit-worthy clients. So if someone कहिए कि एक आदमी जाता है और वो कहता है कि मुझे एक लोन लेना है, किसी बैंक के पास आता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो कि यहाँ इसको डिटो कर रही है। ये मिसाल ये कहती है कि अगर आप एक ऐसा आदमी, ऐसा फाइलर आदमी ने, एक फाइलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाता है और कहता है कि मुझे एक लोन प्रोसेस करना है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब वो जाता है तो उसकी जो क्रेडिट वर्थिनेस है, उसकी रिलायबिलिटी को वो चेक करते हैं। जो उसकी यानी वजन है, एक क्रेडिट वर्थिनेस कहते हैं, जो कि आपकी अहमियत है, क्रेडिट देने की अहमियत जो है वो है कि आपने रिलायबल, आप उसमें हैं कि नहीं। The priority access can be crucial for business expansions, personal investments, or emergencies requiring swift financial support. और यही जो हमें प्रायोरिटी मिलती है, इससे जो एक्सेस हम करते हैं कि बिजनेस एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए, जो कि बहुत क्रूशल है, क्योंकि वक्तन फवक्तन पैसे की जरूरत पड़ती रहती है फॉर पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस शक्ल में इमरजेंसीज को मीट करने के लिए स्विफ्ट फाइनेंशियल सपोर्ट आराम से मिल सकती है फाइलर्स ऑन देयर क्रेडिट वर्थिनेस। वीजा बेनिफिट्स,
अगर हम ये गौर करें तो फाइलर्स जो डेटाबेस में उनसे मुतालिक डेटा जितना भी है वो यहाँ सपोर्टिव है. नाउ वी आर internally connected through internet to our financial institutions, to our embassies. And for embassies, it is written that if you apply for a visa, consistent tax filing creates a stable financial record that positively influence visa application for travel, study or immigration. कि अगर आपकी फाइलिंग कंसिस्टेंट है, यू आर ए कंसिस्टेंट फाइलर, इन दैट केस फाइनेंशियल रिकॉर्ड दैट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस, जो कि आप यकीनी तौर से इन्फ्लुएंस करता है कि अगर आप वीजा एप्लीकेशन दाखिल करते हैं फॉर टू ट्रेवल और स्टडी और इमिग्रेशन, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में क्योंकि मौजूद रहती है और उसकी बेसिस पर वो वीजा उनको अलाउ कर सकते हैं और ये बेनिफिट को मिलता है फाइलर्स. इट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स. Authorities often consider tax compliance as an indicator of financial responsibility and ties to the home country, providing filers with an advantage in approval processes. Authorities often consider tax compliance. जब भी कोई एप्लीकेशन डाली जाती है किसी जगह पर, वीजा के लिए एप्लीकेशन डाली गई, तो वो सबसे पहले कंप्लायंस को चेक करते हैं कि ऑडिट के फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने किस कदर फॉलो किया है, एंड टाइज टू द होम कंट्री, प्रोवाइडिंग फाइलर विद एन एडवांटेज इन अप्रूवल प्रोसेस. और जब वो इसको टाई अप करते हैं, इंडिकेटर्स एंड टाइज टू द होम कंट्री, और जिसका वीजा उनको इशू किया जा रहा है उसको पाकिस्तानी, जो आपका अपना होम कंट्री है, पाकिस्तानी नहीं होम कंट्री है, उस होम कंट्री से वो फाइलर्स की जो डिटेल है, प्रोवाइडिंग फाइलर्स विद एन एडवांटेज इन अप्रूवल प्रोसेस, तो वो जो प्रोसेसेस हैं उसकी अप्रूवल फाइलर्स के थ्रू हो जाती है, फाइलर्स के रिकॉर्ड के थ्रू हो जाती है. नाउ कम दी चैलेंजेस. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हम अभी तक ठीक नहीं कर सके हैं और इस सिलसिले में हमारे लिए चैलेंजेस हैं फ्यूचर के. उसमें से हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स, Pakistan faces challenges like a narrow taxpayer base that limits revenue potential. Weak enforcement of tax laws and various exemptions further undermine collection efforts, making it difficult for the government to expend the tax net effectively. The challenges, इन तमाम फायदों के अलावा चैलेंजेस ये हैं पाकिस्तान के लिए कि नैरो टैक्स पेयर बेस है, दैट लिमिट्स रेवेन्यू पोटेंशियल. हमारा जो टैक्स पेयर बेस है वो क्या करता है कि आपके पोटेंशियल रेवेन्यू पोटेंशियल को sorry, I had a message. I received a message and I was just going through that message. Achha, now we come to the point. Challenges. Making it difficult for the government to expend the tax net effectively. The weak enforcement of tax laws and various exemptions further undermine collection efforts. एक तो हमारे पास टैक्स नैरो टैक्स बेस है, पहली चीज तो ये है चैलेंज. Another challenge is
वेरियस एग्जम्पशन फर्दर अंडरमाइन कलेक्शन एफर्ट्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सपैंड द टैक्स नेट इफेक्टिव। तो ये चैलेंज है कि एक तो हमें अपने नैरो टैक्स बेस को ब्रॉडन करना होगा, बढ़ाना होगा। जो सिनेरियो हमने डेवलप किया है और उससे नैरो टैक्स बेस क्रिएट हो गया है, उसका विजन हमें बेहतर करना होगा, और बिकमिंग उस विजन के तहत जो हम नया सिनेरियो क्रिएट करेंगे, वहां पर इसकी हम ब्रॉडन करेंगे, इसके नैरो टैक्स बेस को ब्रॉडन टैक्स बेस की तरफ लेके जाएंगे। मिसाल के तौर से, सॉरी, ये मुझसे हमें ऐसे एरियाज में काम करना पड़ता है, बहुत सारे मामला को सेटल डाउन करना पड़ता है, और ये प्रीवियस प्रैक्टिस थी, करंट प्रैक्टिस नहीं है। तो वहां पर हम क्या करते थे कि अपनी जो बेस है उसको हम नैरो कर देते थे, ताकि यह है कि हमारे टैक्स फाइलर को फायदा मिल जाए और वो टैक्स पे करना शुरू। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन इसको आप ब्रॉडर तरीके से इस तरह सोच सकते हैं कि वो चीजें इसमें शामिल की जाएंगी जिसकी वजह से हमारा ब्रॉडर टैक्स पेयर बेस क्रिएट हो जाएगा। और जब ब्रॉडर टैक्स पेयर बेस क्रिएट हो जाएगा तो हमारी इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। रेवेन्यू पोटेंशियल, लाइक ए नैरो टैक्स बेस दैट लिमिट्स रेवेन्यू पोटेंशियल। अगेन, ये मैंने जो बात की वो इस पोटेंशियल में पोशीदा है। व्हाट डज पोटेंशियल मीन? कि जो टैक्स बेस है उसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, उस नैरो बेस का पोटेंशियल हमें नहीं पता। जब हम उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं, अब इसमें सो मेनी टैक्स पेयर्स का जो बेस है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जहां से हम टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की। अब इस लिमिट को, जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर करते हैं और उसके ब्रॉडन करके उसके टैक्स बेस को बढ़ाते हैं। इन दैट केस हमारा जो टैक्स फाइलर है वो हमसे बहस नहीं करता, वो कहता ठीक है, ये फैक्ट है कि हम इसको नैरो टैक्स बेस था, हमने इसको बढ़ा दिया है। जो पोटेंशियल था वो हमारे एंड पर, टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एंड पर उन्होंने। वीक इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉज एंड वेरियस एग्जेम्पशंस, जो मैंने आपसे अभी बात की कि हमारे लॉज जो हैं वो वीक हैं, इन्फोर्समेंट उनकी वीक है। अभी अभी इसने बात की, यही तो बात की। नहीं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा इसमें मिक्सअप हो गया। तो रेवेन्यू पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए आप अपने नैरो टैक्स बेस को, रेवेन्यू पोटेंशियल एक्सप्लोर करके उसमें आप अपने इसको बढ़ा देते हैं। वीक इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉस एंड वेरियस एग्जेम्पशंस फर्दर अंडरमाइन कलेक्शन एफर्ट्स। तो क्या होता है कि enforcement of tax laws and various exemptions from undermine collection efforts, making it difficult for the government to expand the tax net effectively. अब देखें, जो टैक्स नेट है उसको एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लिख रहा है अंडरमाइन कलेक्शन एफर्ट्स। हमारी एफर्ट्स को वो रिस्ट्रिक्ट करता, होल्ड करता, रोकता, और उसको सही असेस नहीं कर पाता। टैक्स लॉज एंड वेरियस एग्जेम्पशंस फर्दर अंडरमाइन, जो एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं उसको फर्दर उसको रोक देता है, कलेक्शन एफर्ट्स को। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सपेंड द टैक्स नेट इफेक्टिव। जो टैक्स नेट है वो इफेक्टिवली गवर्नमेंट उसको, यानी टैक्स नेट एक्सपेंड नहीं हो पाता और गवर्नमेंट उसको, मुश्किल हो जाती है गवर्नमेंट को उसको टैक्स नेट को एक्सपेंड करने। तो ये चैलेंज है। इट इज नॉट द चैलेंज ड्यू टू
error of the system, but it is the challenge of the outcome of difference, which is written here: weak enforcement of laws. And various exemptions further undermine collection efforts. Making it difficult for the government to expand the tax net effectively. मैं फिर एक दफा और इसको रिपीट करूंगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में बार बार बात की जाए, क्योंकि ये वो वही चीज है जिसको बेइंतहा कंसंट्रेट करना चाहिए. ये बेनिफिट्स जो हमारे टैक्स फाइलर को मिल रहे हैं, उनके अलावा ऐसे चैलेंजेस पाकिस्तान फेस करता है, like a narrow tax base that limits revenue potential. Weak enforcement of tax laws and various exemptions further undermine collection efforts, making it difficult for the government to expand the tax net effectively. के इन तमाम फायदों के बावजूद एक चैलेंज हमारे पास ऐसा खड़ा है कि जो नैरो टैक्स पेयर बेस है, वो हमें जो पोटेंशियल है एक्चुअली उसको एक्सप्लोर नहीं करने देता. Weak enforcement of tax laws, various exemptions further undermine collection efforts, making it difficult for the government to expand the tax net effectively. Need for reforms. Now we come to the main point. कि what reforms should be, मतलब वो कौन से रिफॉर्म्स लाने हैं, वो कौन सी नई तब्दीलियां लानी है जो कि पुराने फॉर्म को चेंज करके रिफॉर्म की शक्ल में लाई जाए और उसमें वो सारे के सारे चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जाए. In particular, there is an urgent need to update tax policies. And enforcement mechanism to improve compliance and increase revenues. Streamlining procedures, reducing unnecessary exemptions, and increasing taxpayer awareness can foster a more inclusive and efficient tax system that supports economic growth. There is an urgent need to update tax policies and enforcement mechanisms to improve compliance and increase revenues. Lastly, Abhi, for the information of my listeners, I would like to share with them, okay, as I'm a member of Income Tax Bar, and we have, the bar has sent budgetary proposals to the government, going to be part of the budget. Direct taxes and indirect taxes. A huge list has been prepared section-wise for both direct and indirect taxes. And all the sections are taken into account, almost. Suggestions are given there that previously policies have not been updated. Therefore, from our point of view, direct and indirect taxes needs a proper cleaning and update of their tax laws in the shape of tax laws. If it is approved by the authority, then it will become a bill. Not all.
But if it becomes a bill, obviously direct and indirect taxes would be updated. Therefore, I'm very proud enough to tell it to you all that enormous effort has been made to prepare these budgetary proposals. And it not only started, it started in the month of November, December, and for whole 6 months of time, our whole system was working on it, Karachi Tax Bar. And they have brought up a new picture, which is going to help the government to bring the change. And if the change is brought in, I think there's nothing like it. A tremendous effort I have put in my efforts too with them by telling about the consultants. And Alhamdulillah, Karachi Tax Bar has done something good. तो ये जो चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि पॉलिसीज अपडेट टैक्स पॉलिसी. What they have done is ordinance, laws, everything has been taken into account, and inshallah ta'ala, it is going to be a very, very good addition. And our ordinance and income tax law will be updated by bringing changes, and we'll see. We also receive reckoners for that, all the changes. The bill, finance bill, is read carefully, and then we prepare reckoners for our KTBA consultants and all those to refer it to the reckoners to have a direct opinion and to form a direct opinion, basically that the points given in the reckoners, and they prepare the cases and present it to the tribunal and the High Court, Supreme. Sorry. There is an urgent need to update tax policies and enforcement mechanism to improve compliance and increase revenues. Streamlining procedures, reducing unnecessary exemptions, and increasing taxpayers' awareness can foster a more inclusive and efficient tax system that supports economic growth. जैसा कि मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि हमने टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पे क्या काम किया है. Alhamdulillah, they have done good, well, and we all have done very good for that, and I've become part of that too. And now proposed tax reforms. Harmonize income tax. It is not necessary that you take one gun and filers ke paas aap chale jaएं and you start recovering tax from them by beating them, and no. Harmonize income tax. Simply tax laws and unify rates to increase compliance. Unification is very much required. If it is unified, it will automatically harmonize. Again, rationalize rates. Adjust rates for fairness and progressively in taxation. Rationalize rates. Adjust rates for fairness and progressively in taxation. Widen tax base. Encourage informal economy to formalize and tax. Encourage informal economy to formalize and pay taxes. ऐसी इकोनॉमी जो इनफॉर्मल है उसको फॉर्मलाइज किया जाए so that tax पे किया जा सके. Widen tax base. It is one of the factors, as previously देखा कि वहां पर क्वेश्चन भी आया. हमने कहा कि सब ये इट्स वेरी इजी कि अगर आप इस तरह क्वेश्चन ये आया कि हमारे पास अगर
नैरो टैक्स बेस लिमिट जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, उसमें नैरो टैक्स बेस की कोई मिसाल नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकरेज इनफॉर्मल इकोनॉमी टू फॉर्मलाइज एंड पे टैक्सेस। तो वाइडन टैक्स बेस, reform can boost revenue, reduce inequality, and foster growth. This we have already discussed. Income tax rate overview. We have got two separate categories. One is tax type, rate of rate range. Sales tax is typically 17%. Federal excise duty 0 to 20%. Custom duty is 0 to 30%. What is international taxation? Now we come to the topic of the day. I was supposed to deliver a lecture on this topic, but as we were short of time lastly, therefore I could not complete. So far, I have completed the topic which was supposed to be completed on 6th of this month. Now, on 12th of this month, we are starting international taxation. What is international taxation? International taxation regulates cross-border income. इनकम टैक्स भी हमने देख लिया कि इनकम टैक्स पे हमें क्या करना है पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ से इनकम टैक्स रिकवर करना है, इनकम टैक्स हमें पाकिस्तान में कैसे कर रिकवर करना है। नो प्रॉब्लम अराइजेज कि अगर हम पाकिस्तान बेस्ड हैं लेकिन हम इनकम हमारी अक्रॉस द बॉर्डर हो, उस शक्ल में हमें क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। व्हाट इज द वे वी आर गोइंग टू कलेक्ट आवर tax, income tax in its proper way, or correct income tax is collected. That is international taxation. What is international tax? Taxation, which also includes cross-border income tax. International taxation regulates cross-border income and financial transactions involving Pakistan and other countries, ensuring fair and efficient tax collection in a complex global economy. Globally complex collection is in a complex global economy. इंटरनेशनल टैक्सेशन रेगुलेट्स क्रॉस बॉर्डर, ये मैंने बात कर ली क्रॉस बॉर्डर की। और अब इसमें जो हमने लेक्चर की डिलीवरी थी, उस लेक्चर में जो चीज़ हमने समझाती थी वो समझा दी, लेकिन अब क्योंकि हमारा टॉपिक चेंज हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली इस लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं। अब दिस एरिया ऑफ टैक्स लॉ इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन राइट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। All pharmacies are run by every country of the world. Every country has its own factories, own manufacturing concerns, and whatever medicines are produced, those are sold in their countries. So what is happening here is this area of tax law is especially important for multinational corporations. अगर एक्सटेंसिव इनकम टैक्स की आप बात करेंगे, जिसको आप इंटरनेशनल टैक्सेशन कह रहे हैं, तो वहां पर हमें पाकिस्तान बेस्ड जितनी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर या इनकम टैक्स अदा करना पड़ रहा है इनको बाहर, उसके ऊपर हमें ये देखना होता है कि वो टैक्स प्रॉपरली रिकवर हो। और उस डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए हम ट्रीटीज बनाते हैं, विच इज कॉल्ड डबल टैक्स मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं एंड डबल टैक्सेशन ट्रीटी। ये हम बाद में इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। as it directly impacts tax liabilities and reporting requirements. The focus is on taxing foreign source income, managing international investments, and overseeing trade transactions to align with Pakistan's economic and fiscal policies, while adhering the international agreement and standards. ऐसी इनकम जो आपके मुल्क के बाहर
कमाई जा रही हो, जिसको फॉरेन इनकम कहते हैं। फॉरेन सोर्स इनकम होती है मैनेजिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, जो मैनेज करती है आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को, एंड ओवरसीइंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस टू अलाइन विद पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज while adhering to international agreement and standards. The standards. आप जैसे WTT की मैंने बात की आपसे, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट की बात की आपसे, तो ये सब वो उनका जिक्र आ रहा है जो लेटर स्टेज में हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव्स इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। पाकिस्तान के वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में देखते हैं? अवॉइड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन से मुराद ये होती है कि कारोबार आपका पाकिस्तान में है, आप रहते पाकिस्तान में है, लेकिन आपका इनकम टैक्स बाहर के मुल्क में कैलकुलेट, as well as sometimes the income tax is calculated in your own country, and similarly simultaneously it is taxed in the foreign country. To cover all this, to कवर इसको कवर करने के लिए और इसको सही लाइन अप रखने के लिए हमने डबल टैक्स ट्रीटी को इंप्लीमेंट किया है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि डबल टैक्स ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन को रोका जाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रिवेंट टैक्सिंग द सेम इनकम इन टू कंट्रीज। द ओनली वे टू प्रोटेक्ट इट this Pakistan from double taxation treaty with some other country is to prevent taxing in both the countries, the country you live and the country where your material is sold or your product is sold. Therefore, we can lead to unfair tax burdens on individuals and businesses engaged in cross-border activities. ये तो लाइट चली, मेरा ख्याल है लाइट इज ऑफ नाउ एंड ऑलराइट। हाँ, अच्छा। The objective helps promote international trade and investment by providing clarity and fairness in tax. तो वो कहते ही हैं कि इसको आप इंगेज करें, बिजनेसेस को इंगेज करें क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज से, और ये बर्डन जो है which can lead to unfair tax burdens on individuals and business engaged in cross-border activities. This objective helps promote international trade and investment by providing clarity and fairness in tax obligations. तो इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको रोका जाए कि भाई ये दो जगह पर टैक्स नहीं होना चाहिए, डबल टैक्सेशन जो है वो दो जगह पर नहीं होनी चाहिए। अब वो कहता है जी अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, use clear and comprehensive tax treaties and policies to create a favorable environment for foreign investors by reducing uncertainty and providing incentives. Pakistan aims to attract capital inflows, the support economic growth and job creation. Again, stop tax evasions. This is the third point. Combat profit shifting and other tax avoidance strategies by multinational corporations that reduce taxable income in Pakistan. Strengthening enforcement and cooperation with international partners is key to ensuring corporations contribute their fair share to Pakistan's revenue. Now, the fourth one is protect tax base. Ensure a fair and sustainable tax system within Pakistan by closing loopholes and addressing aggressive tax planning, protecting the tax base, supporting government funding for public services and national development priorities. I would like to put some light on this protect tax base. Ensure a fair and sustainable tax system within Pakistan. इस बात को इंश्योर किया जाए, इस बात को इंश्योर करें कि फेयर एंड सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम विद इन पाकिस्तान बाय क्लोजिंग लूप होल्स। लूप होल्स को आप क्लोज करें और इंश्योर करें ए फेयर एंड सस्टेनेबल सस्टेनेबल टैक्सेशन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो सस्टेन कर सके और साफ सुथरा टैक्स सिस्टम विद इन पाकिस्तान बाय क्लोजिंग लूप होल्स। जो लूप होल्स हैं विच क्रिएट्स which creates direct taxation,
तो वो लूप होल्स जो हैं उनको आप एड्रेस करें। एड्रेसिंग एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग, और एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग एड्रेस करें। एग्रेसिव protecting the tax base to support government funding for public services and national development priorities. Alhamdulillah, we have spoke good for international taxation, but it is not complete as yet. Inshallah, in the next lecture, we will try to complete it. And as we have so many things to talk about, so it takes time to complete my lecture. And Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.